नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा की, जहां दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए आतंकी दोनों एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी। दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बता दें कि दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी और दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश, माफ कीजिएगा, पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने जो 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वो दोनों आतंकियों को पटना लेकर आएगी, और क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, सिकंदराबाद से दरभंगा चलने वाली सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस पार्सल बोगी में विस्फोट के बाद एटीएस बिहार की टीम ने भी जांच पड़ताल किया और उसके बाद भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा दिया। एनआईए के सदस्य टीम ने आज से 4 दिन पहले घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद कई कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, सीसीटीवी हाथ लगे। उस आधार पर लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है इमरान मलिक, दूसरे का नाम है नासिर खान। दोनों की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। दोनों को कल शाम गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दोनों को ट्रांजिट विमान के लिए पटना लेकर के टीम आएगी। क्योंकि एनआईए का जो कोर्ट है वो पटना में है, जुरिडिक्शन पटना में है एनआईए का। एनआईए ने यहाँ सभी एफआईआर की कॉपी जमा किए थे 3 दिन पहले, और दोनों को लेकर के एनआईए किसी भी समय संभावना इस बात की है कि 4 बजे या रात के 9 बजे इन 2 समय में जो फ्लाइट है वहाँ एनआईए की टीम लेके पहुंचेगी और सीधे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहाँ के ट्रांजिट विमान पर फिर उसे लेकर के यूपी या हैदराबाद लेकर टीम चली जाएगी। तो फिलहाल बड़ी सफलता है और इन बड़ी सफलता के बीच दोनों पूछताछ की जा रही है। अभी हैदराबाद में रेड चल रहा है उनके उसके आवाज पे। उसके बाद एनआईए की टीम लेकर जाएगी, ट्रांजिट विमान पर लेकर उसे यूपी और कह सकते हैं हैदराबाद लेकर चली जाएगी। तो बिल्कुल पूरे मामले में ब्रेक थ्रू हो गया है। दोनों लश्कर के आतंकी हैं, दोनों पाकिस्तान गए थे, दोनों आईआईटी का वहाँ से ट्रेनिंग दिया था, और जो संभावना प्रारंभिक तौर पर जांच की है कि ट्रेन में विस्फोट करने की योजना बनाई थी, उसी योजना के तहत इन लोगों ने वहां से एक पार्सल भेजा था। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच में एनआईए को सफलता हाथ लग गई है और मास्टरमाइंड दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और एनआईए की टीम आज किसी भी समय दोनों को लेकर के एनआईए कोर्ट में पेश करेगी और फिर यहाँ से ट्रांजिट विमान पर लेकर के उसे लेकर चली जाएगी। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने सफलता हासिल की। एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी और दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगातार एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी और दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गिरीश, दरभंगा स्टेशन पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, दरभंगा में 17 जून को जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के एनआईए की टीम जांच कर रही थी। जांच के दौरान उन्होंने 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसका संभवतः आज एनआईए कोर्ट में पेश की जाएगी। ये दोनों पे आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिए हुए थे और आईईडी बम जो के तहत ये लोग एक ट्रेन धमाका करने की साजिश में शायद थे। इसी संदर्भ में उनको आज कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद एनआईए पूछताछ में कुछ खुल के आएगा कि ये लोग दरभंगा ब्लास्ट से किस तरह का संबंध था और कौन कौन लोग थे। बिल्कुल गिरीश, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी। दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां व्यवसाय से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
किस जगह से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या है ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? 26 जून को कुख्यात चंदन वांछित अपराधी है और लगातार पुलिस एसटीएफ की नजर से फरार था। उसने पाटीपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं उससे 50 लाख की व्हाट्सएप से रंगदारी मांगी और कहा कि अगर समय पर रंगदारी नहीं पैसे नहीं दिए गए तो अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उसके बाद एक मामला दर्ज हुआ। वो मामला निश्चित तौर पर बहुत गुप्त तरीका से दर्ज हुआ था क्योंकि व्यवसायी की खतरा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय में उसने बिहार पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को लगाया था और एसटीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चंदन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद एसटीएफ टीम लगी हुई थी। एसटीएफ की टीम ने आज सुबह उसे फतुहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसने स्वीकार किया है कि उसने कई बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है और संजीव कुमार से उसने ही रंगदारी मांगा था क्योंकि व्हाट्सएप कॉल था तो स्वाभाविक बात है व्हाट्सएप कॉल में तो आपको चेहरा दिखाई देता है कौन है नहीं है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई है, एक बड़ी सफलता है और इस पूरे मामले में फिलहाल कह सकते हैं एसटीएफ की टीम का कहना है जिसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल जिनको रंगदारी मांगी गई और आज 1 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो फिलहाल एसटीएफ की टीम उसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। महाराष्ट्र के दौरे के बाद उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पटना लौट आए हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पहले इथेनॉल पॉलिसी थी, अब उद्योग विभाग ने टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया और उद्योगपतियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और कई लोगों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। एनआईए के द्वारा जारी कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि राज्य और देश में सुशासन है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा विदेशी टीका लेने पर कहा कि शुक्र है उन्होंने वैक्सीन तो लिया। पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई और हम इसमें लीडर बनकर बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, से काम कर रहे हैं। बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल है जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस तरह की हरकत हुई है, नीतीश कुमार जी आतंकी हो या अपराधी हो उसको बख्शने वाले नहीं। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं चाहे वैक्सीन कोई भी हो लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंसी है। कोई बात नहीं, वैक्सीन लिया तो सही, देर आए दुरुस्त। लेकिन तो दिल्ली में जीतनराम मांझी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की। तो बता दें कि दिल्ली में जीतनराम मांझी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की गई। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की जीतनराम मांझी ने मांग की है। पटना से खबर, मनजीत सिंह को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जदयू के कई नेता मनजीत सिंह को मनाने पहुंचे। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने मुलाकात की। मनजीत सिंह ने आरजेडी में जाने का ऐलान किया है। तो बता दें कि मनजीत सिंह ने आरजेडी में जाने का ऐलान किया। मनजीत सिंह को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, मनजीत सिंह को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जेडीयू के कई नेता मनजीत सिंह को मनाने पहुंचे। क्या लगता है कोशिश कितनी आगे बढ़ी? देखिए करिश्मा, ये तो होना था क्योंकि कल ही मैंने बताया था, जिस समय हमने खबर ब्रेक किया था कि 3 जुलाई को राजद में शामिल होंगे मनजीत सिंह। मैंने उसी समय अपने कह सकते हैं फोनों में कहा था कि मनजीत सिंह नीतीश कुमार के युवा ब्रिगेड के सबसे पहले नेता हैं जिनको नीतीश कुमार बहुत मानते हैं। क्योंकि मनजीत सिंह का एक अपना अस्तित्व बनाया हुआ भी है। मनजीत सिंह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति है। और उसके बाद देखिए हरकम समझ गया, सारे ब्रिगेड को लगा दिया गया है। मैंने समझ गया कि संजय सिंह लगे हुए हैं, नीरज कुमार को लगाया गया है, लेसी सिंह लगी हुई है, नीरज बबलू को भी, यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को भी निश्चित तौर पर
लगाया जा रहा है कि मंजीत सिंह को मनाने के लिए। और अभी जो मेरे पास जानकारी है, जी। लेसी सिंह उनके गांव गई थी, लेसी सिंह ने उनके गांव में भेंट की है और फिलहाल लेसी सिंह उन्हें लेकर के मुख्यमंत्री आवास किसी भी जी। आने वाली है, मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री उनसे निश्चित तौर पर यह बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जी। वजह क्या है पार्टी छोड़ने की। बिल्कुल। निश्चित ये अपने आप में बड़ा है और यही जो मैंने आपको बताया, ये फोटो है, ये फोटो कशिश न्यूज के पास एक्सक्लूसिव फोटो है। आप जी। इसमें देख सकते हैं मंजीत सिंह बैठे हुए हैं जी। लेसी सिंह के साथ है और लेसी सिंह उन्हें लेकर के मुख्यमंत्री आवास थोड़ी देर में पहुंचेंगी जी। और फिलहाल मुख्यमंत्री से उनकी बैठक होगी। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो राजद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो हमारे सूत्र बता पा रहे हैं, जी। लेसी सिंह के से मुलाकात के बाद मंजीत सिंह का राजद में जाने का जो कार्यक्रम था जी। वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गया है। फिलहाल मंजीत सिंह 3 तारीख को राजद में शामिल नहीं हो पाएंगे जी। और जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जब हम बातचीत होगी निश्चित तौर जी। पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो लगने वाला था, बिल्कुल। फिलहाल झटके पर ब्रेक लग गया है। जी बिल्कुल मरगव, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बागा में पहाड़ी नदी मस्तान उफान पर है और कई जगह पर कटाव हो गया है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। रामनगर प्रखंड के शेरबा, बहुआरी, इनरबरवा, जोगिया में मस्तान नदी से कटाव तेज हो गया है और मस्तान नदी कटाव से आधा दर्जन गांव के लोग भयभीत है। बता दें कि जोगिया पंचायत के सेरवा गांव में मस्तान नदी से कटाव से बचने के फ्लड फाइटिंग के काम हुआ था, जिसे मस्तान नदी काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पाइलिंग जो खरैया टोला के ठीक सामने है, वहां नदी बह गए है। नदी का नोच पॉइंट ठीक के खरैया टोला सामने है। अगर कटाव नहीं रुकता है तो इस गांव के लगभग 60 घर प्रभावित होंगे। हट रहा है, यहाँ के लोग, नागरिक लोग अपने स्तर से ये सब निकाल के यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि दोबारा हमारे गांव को बचाया जाए। मगर गांव के लोग जितना हेल्प कर रहा है ठेकेदार को या ये फ्लड फाइटिंग अधिकारी को, उतना वो लोग गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लमसम 11 बजे करीब में बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया पानी। 15 तारीख से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी ये फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है, इसमें से कम 200 मीटर तो आज दह गया है। बांस सब दह रहा है। गांव वाले विभाग की मदद करने के लिए बांस सब छान के रख रहे हैं। ये सारा जितना भी पानी है ये गांव के अंदर जा रहा है। कई सारे घरों में घुस चुका है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो कटाव है, नदी पहले वहाँ पे थी, अब नदी। वैशाली से खबर, हाजीपुर के रामभद्र में छिड़खाने को लेकर बवाल, रोड़ेबाजी और गोलीबारी की घटना से इलाका दहल गया है। दोनों पक्षों के बीच पथराव और गोलीबारी हुई। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम है। तो बता दें कि वैशाली से खबर, जहां हाजीपुर के रामभद्र में छिड़खाने को लेकर बवाल किया गया, रोड़ेबाजी और गोलीबारी की भी घटनाओं को अंजाम देकर इस घटना से इलाके दहला है और दोनों पक्षों के बीच पथराव और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। पंकज, किन मामलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच पथराव किया गया और गोलीबारी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया? देखिए, मामला छेड़खानी को लेकर के है। छेड़खानी के कारण इस तरह का बवाल मचा है। हालांकि अभी स्थिति वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, नगर थाना पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन जिस तरह से सुबह में बवाल मचा था, पथराव हुआ, गोलीबारी हुआ, हालांकि आज जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हुआ है वो एक ही जाति विशेष के लोग हैं जिनके बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हो गई, तो काफी बवाल मचाया गया, जम से पथराव हुआ। इसमें नगर थाना की पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे पुलिस गाड़ी पर भी पथराव किया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि थाना स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी किया, लेकिन इस तरह की कोई पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है। और पंकज, घटना के बाद से जिस तरह से बातें सामने के इलाके में तनावपूर्ण का माहौल कायम, लेकिन अब अगर बात की जाए तो क्या वहाँ पे किस तरह का माहौल देखने को मिला? क्या स्थिति सामान्य होने के कगार पर है या फिर तनावपूर्ण ही बनी हुई है? नहीं, वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, नगर थाना पुलिस वहाँ पर कैंप कर रही है, जिसकी वजह से अभी तनाव नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव मामला दिखाई दे रहा है। जो लोग इस मामले में घायल हुए उसे सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ पे कैंप कर रही है। बिल्कुल पंकज, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पुणे के 22वें अनुमंडल में लगातार कटाव जारी है और खासकर महानंदा, कनकई और परमान नदी के जलस्तर में
लगातार हो रही वृद्धि से नदी किनारे रहने वाले लोगों के घर कट रहे हैं। वही कटाव के कारण दहशत में रह रहे लोग रत जग्गा करे यह नजारा है परमान नदी से कटाव का, जहां हाथीबंदा गांव में कटाव से अभी तक 100 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कटाव का सिलसिला पिछले कई वर्षों से जारी है, लेकिन कटाव निरोधक काम नहीं होने से एक ही परिवार को कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने सरकारी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधियों की उदासी को भी बड़ा कारण बताया है। दूसरी तरफ बायसी के निवर्तमान विधायक मोहम्मद रकनुद्दीन ने कहा कि बायसी विधानसभा में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर सदन में अपनी बात रखी है, लेकिन इसके स्थायी निदान पर सरकार काम नहीं कर रही है। संजय झा जी से भी मिले थे, जल संसाधन के प्रधान सचिव से भी मिले थे और यहाँ जिला स्तर में जिला पदाधिकारी को दिए थे। जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया था कि 15 जून से पहले यहाँ फ्लड फाइटिंग का वर्क शुरू हो जाएगा। नहीं शुरू होने के कारण बड़ी बड़ी गांव में कटान के कारण बहुत सारे घर नदी में कटकर विलीन हो गए हैं और विस्थापित परिवार अभी सड़कों पर जीवन गुजर बसर कर। लगभग 15 साल 20 साल से हमारे वहाँ नदी कटता है। विधायक लोग MP लोग आते हैं, देख कर निरीक्षण करके जाते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग भी BDO CO जाते हैं, सब कुछ देख के आते हैं, मगर आज तक कुछ हो नहीं पा रहा है। और नदी कटान में लगभग 200-250 घर जो है कट के गिर गया। मेरा 10 बीघा रात भर नींद नहीं आता है, पूरा दरान बहुत गिरता है और बहुत बुरी हालत। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही हाल रहा तो जल्द ही नदी का पानी खतरे के निशान को छू लेगा। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के आसपास छोटी नदियों यानी जीवचदार, बुतई बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से आसपास के ग्रामीण रतजग्गा को मजबूर है। जयनगर से बासुपट्टी सड़क मार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा और साथ ही कमला नदी किनारे बसे गांव यानी डोरबर, कुआर, बेला, बेलई सहित कई गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं कमला नदी प्रमंडल की टीम 24 घंटे नदी के जलस्तर पर निगाह रखी हुई है और साथ ही कमजोर जगहों वाले सभी तटबंध को मजबूत किया जा रहा। वहीं अनुमंडल प्रशासन ने NDRF की टीम की तैनाती की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गौरव, जो कमला नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी को लेकर किस तरह से प्रशासन सजग दिख रहा है या अलर्ट किया गया है, अगर बात की जाए तो? जी करिश्मा, पिछले 48 घंटे से नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण जो छोटी नदियां हैं भारतीय सीमा से सटी हुई कमला, जीवछ और भूति, इन सभी में जो है तो लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कमला नदी में जल स्तर लगातार बढ़ोतरी, कमला नदी की जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर के कभी भी कमला नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है। इसको देखते हुए वहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं, वह बाढ़ प्रमंडल के जो अधिकारी हैं, उनको जो है सो बांध पर सख्त निगाह रखने की हिदायत देकर बांधों की सुरक्षा, जहाँ भी कहीं गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है वहाँ सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। वहीं NDRF के टीम को भी लगाया गया है हर हाल में किसी भी खतरे से निपटने के लिए। बिल्कुल गौरव, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बक्सर सदर प्रखंड के छोटका नुआ पंचायत के स्थानीय गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों को कई बार सूचित किए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा खराब ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा रहा था और तो और उनके दलालों के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के एवज में 20,000 रुपए बतौर घूस की मांग की गई थी। ग्रामीणों के द्वारा काफी अनुरोध किए जाने के बाद खराब ट्रांसफार्मर को उतारा गया, बिजली कंपनी में लाया गया। विद्युत अभियंता के द्वारा यह कहा गया कि और ट्रांसफार्मर 4 दिन के बाद लगाया जाएगा और इतना सुनते ही ग्रामीणों का आक्रोश उबल पड़ा और वह बिजली कंपनी के दरवाजे पर पहुंचकर तालाबंदी करते हुए नारेबाजी करने लगे और बाद में विद्युत कार्यपालक के अभियंता सनी कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर
बात खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण ट्रांसफार्मर लिए बगैर जाने को तैयार नहीं हुए और आखिरकार करीब 1 घंटे चले हंगामे के बाद सिली कंपनी के द्वारा ग्रामीणों के लिए ट्रांसफार्मर भेजा गया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और वहां से हटे। फार्मर और अन्य सामानों गांव में आज 4 दिन से ट्रांसफार्मर जला था। परसों गांव वालों ने उस ट्रांसफार्मर जलने की रिपोर्ट वहाँ के कर्मचारी को रिपोर्ट किया था और कल खुद मैं इन लोगों के साथ यहाँ के विभाग में भी मैंने रिपोर्ट करने का काम किया, लेकिन प्रशासन बिजली विभाग के प्रशासन ने हमारी अनदेखी की। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी उस गांव में कई बार ट्रांसफार्मर जला था, लेकिन ट्रांसफार्मर लगाने के लिए यहाँ के अधिकारी हैं वो अलग से दलाल रखे हैं। जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया। बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशि भूषण हजारी की तबीयत खराब थी और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शशि भूषण हजारी ने आज सुबह 3:25 पर अंतिम सांसें ली और बताया जा रहा कि शशि भूषण हजारी को लीवर में संक्रमण के साथ ही कई अन्य तरह की परेशानियां थी। पिछले दिनों तबीयत खराब होने के बाद वह गंगाराम अस्पताल दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर पूरे दरभंगा में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि शशि भूषण हजारी साल 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वह जेडीयू में शामिल हो गए थे और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता और फिर हर तरह के विरोध के बावजूद 2020 में चुनाव में भी जीत हासिल की। बिहार का इकलौता किन्नर जनप्रतिनिधि रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर एक बार फिर डर के साए में जीने को विवश है। हथुआ के क्षेत्र संख्या 16 के जिला परिषद सदस्य और जिला किन्नर कल्याण समिति के अध्यक्ष रामदर्शन प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर खुद के सुरक्षा की गुहार ले गए। मुन्ना किन्नर के मुताबिक उन्हें बाहर से आए नाच गाना करने वाले लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर वे डीएम से मिलकर अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई। हम हथुआ प्रखंड से क्षेत्र संख्या 16 के मैं जिला पार्षद हूँ और न्याय समिति का अध्यक्ष भी हूँ गोपालगंज के। और हमको इतने चाहिए जो बहुत इन लोग से डर है, जितना ही नचनिया बजनिया जो आन देश से आए हैं, कोई लखनऊ के, कोई दिल्ली के, कोई कानपुर के, कोई कलकत्ता के लोग आए, इन लोग से हमको बहुत डर है। हम कल डीएम साहब से जाकर बात करे थे, डीएम साहब से हम सब रोए गिलगिलाए, अपना दुख बताए, तभी डीएम साहब बोले जो एसपी साहब सुरक्षा देंगे। एसपी साहब हम नहीं दे सकते हैं। हम इतने मुख्यमंत्री जी से हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे किन्नर समाज को आगे माहे बढ़ाए हैं, हमको मुख्यमंत्री जी से इतने कृपा चाहिए जो हमको सुरक्षा मिलो। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 2 में पुलिस चुस्ती को धत्ता बताते हुए हथियारबंद अपराधियों ने बीएमपी से सेवानिवृत्त हुए दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक की पहचान शिव मूरत तिवारी के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर में बैठे हुए थे, उसी दौरान किसी ने उनके घर की खिड़की खटखटाई और जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली अपराधियों ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। गोलीबारी की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थानाध्यक्ष अंजनी कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। और बोला कि ए बूढ़ा इधर आ और मुझे खैनी दे, तो बाबा खैनी दे ही रहे थे। उन्होंने मुंडी नीचे झुकाया कि फिर चूना निकालने के लिए, तो उसने एक गोली यहाँ मारा। उसके बाद फिर बाबा गिर गए, तो हम पूरा डर गए। तो फिर ये दीदी हैं, हमने इनको बुलाया कि पुनंदी बाबा को गोली लग गया है। उसके बाद फिर वो भाग गया। यहाँ शिव मूरत तिवारी यहाँ के निवासी हैं, जो पहले पुलिस फोर्स में ही थे, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, काफी वृद्ध हैं। घर में थे, किसी ने इनको बगल की गली से आवाज़ दिया, खिड़की से उसकी आवाज़ पर देखने के लिए गए। उसी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनको सिर में गोली मार दिया है, उनकी मृत्यु हो गई।
मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर में ससुराल वालों ने दहेज की खातिर 4 माह की गर्भवती विवाहिता की गलत दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला नया रामनगर थाना क्षेत्र के नवागढ़ी मस्जिद मोड़ का है। मारते थे, टॉर्चर करते थे, बार बार मारते थे। हम लोग घर लेके आए, एक बार क्या हुआ, लेके चली आई, भाग के गुस्से से, हाँ गुस्से से भाग के चली आई। मारी तो भाग गई, मारी बहुत टॉर्चर, खाली दहेज के लिए, जितना सब कुछ दे दी है पापा लोग, सब फिर भी दहेज के लिए टॉर्चर। बाकरपुर में फांसी लगाने की बात आ रही है, तो जब यहाँ पहुँचे देखिए एक महिला का शव जो है चौकी के पास रखा हुआ था, सर के ऊपर एक पंखा था, सीलिंग फैन, साड़ी का टुकड़ा लटका हुआ था। बाकी इंक्वेस्ट कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ऐसी हो पाएगी। क्या समझ में आता है, हत्या या आत्महत्या कुछ समझ में आ सका क्या? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। शरीर पर कहीं भी कटे खोटे का निशान नहीं है, चोट के निशान है। जहानाबाद से खबर, पलामू एक्सप्रेस से ट्रक टकरा गया। पटना से बरकाकाना आने वाली ट्रेन से ट्रक टकराया, जो गलत तरीके से ट्रैक पार करने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित है और ट्रक ड्राइवर घायल बताया जा रहा। तो बता दें कि जहानाबाद से खबर, जहां पलामू एक्सप्रेस से ट्रक टकराया। पटना से बरकाकाना आने वाली ट्रेन से ट्रक में टक्कर हो गई। गलत तरीके से ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित है और ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।